पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ये बात हम सभी ने कई बार सुनी है। वो फिर चाहे हमारे घर के पड़ोसी हों या हमारे मुल्क के नेबर्स हों। ताल्लुकात हमारे आपस में जितने अच्छे होंगे, परेशानियां उतनी ही हमें कम होंगी। नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो जिसका नाम है हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पे आपसे बात करने जा रहा हूं वो मुद्दा कम और एक सवाल ज़्यादा है। वो सवाल ये है कि हमारे और नेपाल के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें खटास क्यों आई। देखिए, इसकी शुरुआत आपको पहले बता दें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। भारत और नेपाल के बीच ये सीमा विवाद काफ़ी पुराना है। इसकी शुरुआत 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली से हुई थी। मतलब भारत और नेपाल की प्रेजेंट कंट्रोवर्सी की शुरुआत 1816 में हुई थी। तब ब्रिटिश हुकूमत के हाथों नेपाल के राजा कई इलाके हार गए थे। इसके बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई जिसमें उन्हें सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख, कालापानी को भारत को देना पड़ा था। हालांकि अंग्रेज़ों ने बाद में कुछ हिस्सा लौटा दिया। यही नहीं, तराई का इलाका भी अंग्रेज़ों ने नेपाल से छीन लिया था। लेकिन भारत के 1857 की फ्रीडम स्ट्रगल में नेपाल के राजा ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और अंग्रेज़ों ने उन्हें इसका इनाम दिया और पूरा तराई का इलाका नेपाल को दे दिया। तराई के इलाके में भारतीय वैल्यूज़ को मानने वाले लोग रहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने पूरा इलाका नेपाल को दे दिया। नेपाल मामलों पर नज़र रखने वाले एक सीनियर ऑफिसर की माने तो 1816 की जंग में हार की कसक नेपाल के गोरखा कम्युनिटी में आज भी है। इसी का फ़ायदा वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ उठा रही हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच जारी इस कंट्रोवर्सी में एक दिक्कत ये भी है कि नेपाल कह रहा है कि ट्रीटी ऑफ सुगौली के डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए हैं। भारत और नेपाल के बिगड़ते रिश्तों के पीछे एक तरफ चाइना की एक्सपेंशनिस्ट सोच है और पॉलिसी है और दूसरी तरफ वहाँ की लेफ्टिस्ट सरकार है। चाइना भारत को घेरने के ऑब्जेक्टिव से हमारे सभी पड़ोसी कंट्रीज़ को इकोनॉमिक हेल्प और डेवलपमेंट का लॉलीपॉप देकर उन पर कंट्रोल बढ़ाना चाहता है। चाइना छोटी छोटी कंट्रीज़ को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उन पर अपनी धाक जमाता है और उन्हें अपने एजेंडा पे चलाता है। नेपाल को भी उसने इसी जाल में फंसा लिया है। तो चूँकि नेपाल में अभी लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है और चाइना में भी इसका बोलबाला है, इसलिए उनके लिए ये आसान है। अपनी इसी सोच के मुताबिक वो नेपाल के बॉर्डर एरियाज़ में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर रहा है जिससे वो भारत पर नज़र रख सके। नेपाल भी चाइना के बहकावे में आकर ये भूल रहा है कि उसके लिए भारत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका सिविलाइजेशन और कल्चर सदियों से भारत से जुड़ा हुआ है। आइए अब कुछ और चीज़ों पर नज़र डालते हैं जिनकी वजह से इंडिया नेपाल के रिश्तों में खटास आई। इंडिया और नेपाल के बीच में 1950 में एक बायलैटरल ट्रीटी साइन हुई थी जिसको हम इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस का नाम से जानते हैं। ये वहाँ के राणा डायनेस्टी के लास्ट रूलर और इंडिया के एम्बेसडर ने 31 जुलाई 1950 को काठमांडू में साइन किया था। इस ट्रीटी के मुताबिक इंडिया और नेपाल के बीच में फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स अलाउ किया गया था। डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी पे भी मिलजुल कर काम करने की बात इस ट्रीटी में है। इस ट्रीटी के पहले साइन की गई सारी ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट वॉइड कर दी गई थी। इंडिया में बहुत से नेपाल एनालिस्ट का ये मानना था कि ये ट्रीटी नेपाल के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद थी। वहीं नेपाल के एनालिस्ट का ये कहना था कि ये ट्रीटी नेपाल के अनडेमोक्रेटिक रूलर्स ने साइन की थी और वो इस ट्रीटी को 1 साल के नोटिस पर रद्द कर सकते थे। 1960 के दशक में इंडियंस ने नेपाल में सेटल होना शुरू किया। जैसे जैसे वहाँ इंडियंस की तादाद बढ़ी वैसे वैसे उनका वहाँ पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस भी बढ़ा। ये बात वहाँ के लोकल लोगों को पसंद नहीं आई और तब उन लोगों ने चाइना से मेल मिलाप बढ़ाना शुरू कर दिया। 1969 में नेपाल की रॉयल फैमिली इंडिया के सिक्योरिटी चेक पोस्ट की बात से अपसेट हुई थी, जो कि बाद में रिमूव कर दिए गए थे। 1975 में सिक्किम का इंडिया में शामिल होना एक और बहुत बड़ा रीज़न था नेपाल की नाराज़गी का। दोनों देशों के बीच के ताल्लुकात 1988 में और बिगड़े जब 2 ट्रेड ट्रीटीज़ के रिन्यूअल होना था और इंडिया ने सिंगल ट्रेड ट्रांजिट की बात रखी। ये ट्रीटी 23 मार्च 1989 को एक्सपायर हो गई और नेपाल को इकोनॉमिक ब्लॉकेड का सामना करना पड़ा। इसके बाद नेपाल ने भी इंडियन रुपीज़ अपने यहाँ एक्सेप्ट करना बंद कर दिया।
हालांकि 1990 में इंडिया और नेपाल के बीच ताल्लुकात में थोड़ा सुधार आया और 1991 में 2 ट्रीटीज़ भी साइन की गई। 1995 में नेपाल के पीएम इंडिया दौरे पर भी आए। मई 2008 में नेपाल की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेपाल को एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया, जिससे कि 240 साल पुरानी मोनार्की वहाँ ख़त्म हुई। 2008 से 2010 के बीच में ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हुए थे जब वहाँ के प्रधानमंत्री इंडिया दौरे पर आए थे। 2014 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेपाल का दौरा किया और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को संबोधित किया। ये सच है कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में उतार चढ़ाव का दौर आता रहा है। एक वजह यह भी मानी जा रही है कि सितंबर 2015 में नेपाल के नए संविधान की घोषणा और सीमा पर नाकेबंदी से शुरू हुए विरोध से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी। भारत ने नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स की स्टेबिलिटी और सीमा पर बसे मधेशियों की राजनीतिक मांगों को देखते हुए हमेशा इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सलाह दी है। मार्च 2016 में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की भारत यात्रा को रिलेशंस नॉर्मलाइज करने के रूप में देखा गया और इस दौरान 7 समझौते भी साइन किए गए। कुछ साल पहले नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी को इंडिया के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के इनविटेशन पर इंडिया दौरे पर आना था, लेकिन अचानक इस यात्रा को नेपाल सरकार ने कैंसिल कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों देशों के रिश्तों में और दरार आ गई। इस यात्रा के रद्द होने के कारणों पर सफाई पेश करते हुए विदेश मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने कहा कि पूर्ण रूप से तैयारी की कमी होने तथा देश के घरेलू दायित्वों की व्यस्तता के चलते राष्ट्रपति की भारत यात्रा को रद्द करना पड़ा। उन्हें संसद में वर्तमान सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना था। उनका ये भी कहना था कि इस यात्रा के रद्द होने से दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस पे कोई असर नहीं होगा। मगर इस इवेंट में अनयूजुअल बात ये थी कि राष्ट्रपति की यात्रा सिर्फ 72 घंटे पहले रद्द कर दी गई थी और इसकी कोई ठोस वजह भी नहीं बताई गई थी। एम्बेसडर उपाध्याय को नेपाल वापस बुलाने का कदम और उसके फ़ौरन बाद नेपाल राष्ट्रपति की भारत यात्रा को रद्द करने की बात से तो ये लगता है कि ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये दोनों फैसले प्राइम मिनिस्टर ओली की सरकार को गिराने के प्रयास के 24 घंटे के अंदर लिए गए थे। ओली सरकार को गिराने का प्रयास के पीछे नेपाली कांग्रेस तथा पुष्पकमल दहाल की मुख्य भूमिका थी, लेकिन बाद में दहाल ने अपने कदम पीछे ले लिए और ओली सरकार के बरकरार रहने की पुष्टि की। ऐसा मालूम होता है कि प्राइम मिनिस्टर ओली ये समझने लगे थे कि उनकी सरकार को गिराने में इंडिया का हाथ है। प्रेसिडेंट देवी भंडारी की इंडिया यात्रा रद्द करना और नेपाली एम्बेसडर उपाध्याय को वापस नेपाल बुलाना उनकी इस सोच को सर्टिफाई करता है। भंडारी के प्रपोज दौरे से बायलैटरल रिलेशंस फर्दर इम्प्रूव हो सकते थे। अगर ये दौरा हो जाता तो मधेश प्रोटेस्ट और नए कॉन्स्टिट्यूशन से उभरे मतभेदों को दूर करने में एक और प्रयास हो सकता था। 2019 में भारत के पॉलिटिकल मैप में कालापानी को लेकर नेपाल ने ऑब्जेक्शन रेज किया। मई 2020 में जब नई 80 किलोमीटर की रोड का उद्घाटन लिपुलेख पास के पास किया गया तो भी नेपाल ने प्रोटेस्ट किया था। जून 2020 में नेपाल की असेंबली ने नया पॉलिटिकल मैप रिलीज़ किया, जिसमें उन्होंने कालापानी, लिपुलेख पास और लिम्पियादुरा को अपनी टेरिटरी में बताया। इंडिया और नेपाल के रिलेशंस ख़राब होने के विषय पर रिसर्च करने के बाद ये सामने आया कि नेपाल के नए कॉन्स्टिट्यूशन की घोषणा के बाद से आपसी रिश्तों में एक खटास आ गई थी, जिसे प्रधानमंत्री ओली की भारत यात्रा के दौरान बेहतर करने की कोशिश की गई। लेकिन ओली की चाइना यात्रा के बाद भारत के साथ नेपाल के सही संवाद नहीं हो पाए। वर्तमान की चीज़ों को देखते हुए ये ज़रूरी है कि भारतीय पक्ष नेपाल के साथ सही समय रहते सांस्कृतिक और राजनीतिक बातचीत करता रहे और अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करे, जिससे कि आपसी रिश्तों में खटास कम हो सके और रिश्ते सुधर जाएं। अगर आपको इसके अलावा किसी और चीज़ की जानकारी हो जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के रिश्ते में खटास आई, तो वो हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा, ये भी हमें कमेंट में लिख करके बताएं। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा आपसे हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में एक नए और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और खुश रहें।
नमस्कार।